सबके सिचुएशन अलग अलग है। किसी का एक नाम के मीनिंग में करवाना है, किसी का पूरा नाम बदलवाना है, तो किसी की एम्प्लॉय जीवित हालत में है और कुछ लोगों के जो परिजन है उनकी डेथ हो चुकी है। तो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन सबका इसमें ही देखने को मिल जाएगा। DAR भी कुछ लोग लिख सकते हैं या DER भी लिख सकते हैं। अगर मैं चाहता तो इसे काफी सारे पॉइंट्स को बिल्कुल काट छाट के बहुत ही छोटी वीडियो बना लेता, लेकिन काट छाट के पॉइंट बनाने में डिटेल्स इन डेप्थ जानकारी नहीं मिल पाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, EPFO बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके बाद से अब आपको ऑफलाइन चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा किसी भी करेक्शन के लिए। अब आपका जो भी करेक्शन है वो ऑनलाइन ही हो जाया करेगा। अब भले ही आपका डेट ऑफ एग्जिट गलत अपडेट हो गया है, ज्वाइनिंग गलत है, फादर नेम गलत है, अपडेट ही नहीं है, या फिर आपका नेम में कोई दिक्कत है। अब ये नेम में कुछ लोग कहते हैं एक अक्षर गलती होती है, या फिर 4-4 5-5 अक्षर गलती होती है, या फिर उनका पूरा नाम ही गलत अपडेट है। आधार कार्ड गलत अपडेट हो गया था गलती से, तो उनका नाम भी गलत है, या फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया है, अब दूसरा नाम उनको रखना है, और इसकी वजह से वो करेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं और PF से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। या फिर भैया कुछ लोगों की तो कंपनी भी बंद हो चुकी है और उनको 3-4 टाइप के करेक्शन करवाना है। उनका नाम गलत है, फादर नेम गलत है, डेट ऑफ एग्जिट गलत है, और वो करवा नहीं पा रहे हैं। या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनके घर के परिजन उनके जो PF में पैसा फंसा है वो नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि उनके PF में कोई किसी भी तरीके का करेक्शन है और वो नॉमिनी ऐड नहीं है उनके PF अकाउंट में। तो भैया अब सभी तरीके के जो करेक्शन है आप ऑनलाइन कर पाओगे। भैया एम्प्लॉय है या नहीं है, कंपनी चालू है या फिर बंद है। और इसके लिए अब आपको ऑफलाइन PF ऑफिस या फिर एम्प्लॉयर के पास धक्का खाने की जरूरत नहीं है। अब आपका ये सारा काम ऑनलाइन ही हो जाने वाला है। अब फ्रेंड्स, हालांकि देखिए इसके लिए EPFO ने 23 अगस्त 2023 को एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में SOP भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेज का तो सर्कुलर है, बाकी का यहाँ पे एक SOP देखने को मिल रहा है। EPFO स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, ये 34 पेज का है। टोटल आपका 35 होते हैं, एक पेज का आपका सर्कुलर है। और इस जो SOP है इसमें ही सारा कुछ बताया गया है कि EPFO क्या क्या बदलाव करने जा रहा है और अब आगे से आपको किस तरीके से करेक्शन करवाना है। और फ्रेंड्स, हालांकि इस SOP के बारे में यदि आप डिटेल्स में जानते हैं, एक एक पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, तो अब आपको पता चलेगा कि भैया EPFO कितना अच्छा काम कर रहा है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को SOP के बारे में नहीं पता हो और वो ये सोचे कि भैया अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया, तो इस SOP से क्या हो जाने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि ये माउस है और इस माउस को बनाना है, तो इस माउस को बनाने के लिए किस किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा कि हमारा जो भी ये माउस है ये कम्प्लीटली ओके हो जाएगा और ये आप तक यूज करने के लिए पहुंच जाएगा। भैया इसको ही SOP बोलते हैं। अब ठीक इसी तरीके से ये आपका SOP है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा कि आपको किसी भी तरीके का करेक्शन करवाना है तो आपको क्या क्या प्रोसीजर का फॉलो करना पड़ेगा और उसमें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कौन कौन कब कब मॉनिटर करेगा, और आपका फाइनली रिजल्ट देखने को मिलेगा लास्ट में कि आपका जो भी करेक्शन है वो हो जाएगा और उसमें टाइम लिमिट भी दी जाएगी। अब देखिए ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, इस SOP में ही सारा कुछ हम समझ लेते हैं और ये थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, इसलिए यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अब आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, किसी की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ेगी। देखिए ये SOP भले ही बड़ा है लेकिन इस SOP में ही सारा कुछ बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, और आपने किसी एक पॉइंट को भी मिस कर दिया तो हो सकता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते थे वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि पर्पज क्या है इस SOP का, इंस्ट्रक्शन क्या है, डेफिनेशंस क्या है, जैसे इनिशिएटर क्या होता है, वेरीफायर क्या होता है, अप्रूवर क्या होता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप एक एम्प्लॉई हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेक्शन करने में, अगर कोई एम्प्लॉयर है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो PF ऑफिस के अधिकारी हैं उनकी अलग अलग स्टेज पे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। स्पेसिफिक प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि प्रोसीजर एक्चुअल में क्या है जो स्पेसिफाई किया गया है। फॉर्म एंड टेम्पलेट्स के बारे में जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे फॉर्म हैं जो कि पुराने हो चुके हैं, वो अब EPFO बदल रहा है, कुछ नए नए फॉर्म और टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे।
बाद में टाइमलाइंस क्या होगी, कोई भी आप करेक्शन करवा रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको उस प्रोसीजर को होने में कितना टाइम लगेगा। अब ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, क्योंकि सबके सिचुएशन अलग अलग हैं। किसी का एक नाम के मीनिंग में करवाना है, किसी का पूरा नाम बदलवाना है, तो किसी की एम्प्लॉई जीवित हालत में है और कुछ लोगों के जो परिजन हैं उनकी डेथ हो चुकी है, तो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन सब में सबका इसमें ही देखने को मिल जाएगा। बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल रेफरेंसेस के बारे में जानेंगे, जो कि ईपीएफओ ने बताया है, उसका रेफरेंस लिया है। चेंज हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और टोटल स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 12 में आपका क्या क्या प्रोसेस होने वाला है और कंप्लीट आपका जो प्रोसीजर होने वाला है वो इसमें हम जानेंगे। और काफ़ी टाइप के टेबल्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके लिए यूजफुल है इस पूरे प्रक्रिया में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सर्कुलर जो कि ईपीएफओ के द्वारा ही जारी किया गया है 23 अगस्त 2023 को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है इसमें आपको बताया जा रहा है ईपीएफओ में मेंबर प्रोफाइल अपडेशन के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन के प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बताया गया है कि मेंबर प्रोफाइल अपडेशन के संबंध में पहले के सभी सर्कुलर्स, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन के स्थान पर सीपीएफसी द्वारा विधिवत अप्रूव्ड ज्वाइंट डिक्लेरेशन को प्रोसेस करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी की जा रही है और इसके साथ एसओपी अटैच है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद आगे भी बताया गया है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन को संभालने की प्रक्रिया के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का पालन किया जाना चाहिए। जो कुछ भी वर्तमान एसओपी में अवेलेबल नहीं है वो मौजूदा मैनुअल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर एमएपी द्वारा शासित होगा। यह सीपीसी के अप्रूवल से जारी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपको सिग्नेचर भी देखने को मिल जाएगा और ये जो भी कॉपी है ये इन लोगों को भी फॉरवर्ड कर दिया गया है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद से फ्रेंड्स अगले पेज पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ईपीएफओ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब यहाँ पे इस साइड आप ध्यान देंगे ना तो कुछ लिखा हुआ है। अब मैं आपके जानकारी के लिए केवल बता दूं कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डॉक्यूमेंट बनाती है तो उसका सीरियल नंबर होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी हिडन रहता है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो कब से चालू हुआ है। तो देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है एसओपी नंबर में JD 2022-1। अब देखिए ये जो लास्ट वाला है ना ये आपको बताता है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो कितनी बार रिवाइज किया गया है। तो अभी आपको देखने को मिल रहा है 1, यानी कि इसका पहला रिवीजन हो चुका है। इससे पहले 00 रहता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डॉक्यूमेंट बनाती है तो अभी ये पहला रिवीजन आ चुका है। इससे पहले हो सकता है कि इससे नॉर्मल रहा हो जिसमें कि काफ़ी कुछ कम जानकारियां रही हो। अभी ईपीएफओ ने काफ़ी कुछ इसमें बदला है, रिव्यू किया है, तो इसका जो रिवीजन नंबर है वो 1 यहाँ पे आ चुका है। और एसओपी का टाइटल यहाँ आप देख सकते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन। बाद में जो एसओपी का नंबर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब भैया उसका अगर नंबर नहीं रहेगा तो फिर किस तरीके से आप उसे ट्रैक कर पाओगे, तो ये जस्ट ट्रैक के लिए रहता है। अब देखिए एसओपी का जो टाइटल है वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर प्रोफाइल करेक्शन। यहाँ पे किस लिए ये बनाया गया है तो भैया मेंबर प्रोफाइल करेक्शन या फिर अपडेशन के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे किस किस पैरामीटर को आप करेक्शन कर पाओगे वो सारा कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए टोटल 11 पैरामीटर हैं आपके, इसमें से 4 पैरामीटर तो पहले से थे लेकिन अभी ईपीएफओ ने इसको बढ़ाया है, क्योंकि भैया ईपीएफओ को भी ये पता चला है कि नहीं ये 4 के अलावा भी कुछ पैरामीटर हैं जो कि ऑनलाइन लाने चाहिए। अब देखिए क्या क्या रहेगा सीरियल वाइज आप देख सकते हैं। पहला नंबर पे नेम है, बाद में जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम या फिर मदर नेम भी ऐड कर दिया गया है यहाँ पे, वो भी आप करेक्शन करवा सकते हैं। रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन ऑफ लिविंग,
डेट ऑफ लिविंग, अगर भैया आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो डेट ऑफ एग्जिट, तो ये डेट ऑफ एग्जिट को ही डेट ऑफ लिविंग बोलते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। बाद में आप देख सकते हैं नेशनलिटी और आधार नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, इतने करेक्शन आप ऑनलाइन कर पाएंगे। अब कोई भी डॉक्यूमेंट है वो कितने टाइम के बाद दोबारा से रिव्यू किया जाना होता है, उसका भी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ईपीएफओ ने लिख दिया है आफ्टर 1 ईयर, यानी कि ईपीएफओ 1 ईयर के बाद फिर से ये सारे प्रोसीजर को रिव्यू करेगी। अगर लगता है कि कुछ चेंज करना है तो ईपीएफओ जरूर चेंज करेगी और बाद में आपको रिवीजन नंबर यहाँ देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए लेटेस्ट है, आपको घबराना नहीं है। अब उसके बाद से यहाँ पे आप नीचे की साइड आ जाएंगे तो यहाँ पे अब चालू हो जाता है पूरा सिस्टम। देखिए पहले नंबर से चालू होता है यहाँ पे पर्पज। इस डॉक्यूमेंट का उद्देश्य सदस्यों और नियोक्ता द्वारा यूएन प्रोफाइल में करेक्शन सुधार के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया और फील्ड कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली सुधार की विधि को डिस्क्राइब करना है। इंस्ट्रक्शंस में आपको टोटल 5 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, पांचों के बारे में जानेंगे। 2.1 सदस्यों द्वारा यूएन प्रोफाइल में करेक्शन सुधार के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया इस डॉक्यूमेंट के पैरा 11 में संबंधित विभिन्न सर्कुलर्स के अनुसार की जा रही है। इनकी कुछ लिमिटेशंस थी और इन पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता थी। ईपीएफओ के डेटाबेस में सदस्य डेटा कुछ मामलों में पेपर वर्क की लॉन्ग लेजेंसी के साथ साथ सदस्यों द्वारा इस्टेब्लिशमेंट में बदलाव के कारण अधूरा या मिसमैच हो सकता है। 1/10/2014 को यूएन की शुरुआत के बाद इनकम्प्लीटनेस और मिसमैच दोनों को ही कम करना बहुत ही आसान और सरल हो गया है। 2.2 जैसे जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम मैच्योर हो रही है, सदस्य डेटा ने प्रोफाइल में कई विसंगति पैदा करना शुरू कर दिया है, जिससे रिजेक्शंस, फेलियर्स, फ्रॉड हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप जेन्युइन मेंबर को करेक्शन के लिए एक लंबे चैनल से गुजरना पड़ रहा है। पैरामीटर में डेटा मिसमैच से संबंधित विभिन्न कारणों से क्लेम के सेटलमेंट में सभी कार्यालयों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात नाम, जेंडर, जन्मतिथि, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग, नेशनलिटी और आधार नंबर। 2.3 इसके अलावा बेहतर सतर्कता और धोखाधड़ी को कम करने के कारण सदस्य प्रोफाइल की सत्यता और ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया तेजी से महत्वपूर्ण हो जाती है। यह भी देखा गया है कि कुछ प्रक्रियाओं के अनरेगुलेटेड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड के कारण कुछ मामले में सदस्य की पहचान के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिससे धोखाधड़ी भी हुई है। इस संबंध में ईपीएफओ को अपने सदस्य केवाईसी प्रक्रियाओं की मजबूती को और बेहतर बनाने के लिए आरबीआई और बैंकिंग गाइडलाइंस का भी उपयोग करना चाहिए। 2.4 इस प्रकार सदस्य की सही प्रोफाइल बनाए रखने, ज्वाइंट डिक्लेरेशन की रिजेक्शंस को कम करने और यूएन आइडेंटिटी चेंज करने के कारण धोखाधड़ी को कम करने के लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन मेंबर प्रोफाइल करेक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी तैयार की गई है। इसके बाद इसे एसओपी ज्वाइंट डिक्लेरेशन के रूप में रेफर्ड किया जाएगा। 2.5 इस एसओपी डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक उचित रूप से ऑटोमेटेड रेगुलेटेड आईटी टूल सिस्टम में विकसित होने की उम्मीद है। स्कोप के यहाँ पे टोटल 4 पैराग्राफ देखने को मिल जाएंगे, सभी के बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। 3.1 ज्वाइंट डिक्लेरेशन हैंडलिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिफाइंड नहीं की गई है, हालांकि महत्वपूर्ण रूप से जन्मतिथि और मेंबर प्रोफाइल करेक्शन में करेक्शन से संबंधित सर्कुलर्स में इनका उल्लेख मिलता है। जब मेंबर इसे मेंबर प्रोफाइल करेक्शन जोड़ने के लिए
प्रोसेस करते हैं। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन यानी कि जेडी के नाम से भी जाना जाता है कि प्रोसेस को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 3.2 वर्तमान एसओपी मेंबर द्वारा जेडी आवेदन दाखिल करने एम्प्लॉयर द्वारा जेडी, देखिए जहाँ जहाँ जेडी आएगा आप जान जाइएगा ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बात किया जा रहा है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का ही शॉर्टकट नाम जेडी है। जेडी की अप्रूवल क्षेत्रीय कार्यालयों में इनकी प्राप्ति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समयबद्ध तरीके से इनकी अप्रूवल और रिजेक्शन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह विभिन्न मापदंडों में बदलाव के लिए इनक्लोज्ड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट की सूची भी निर्धारित करता है, जहां मेंबर जेडी माध्यम से चेंजेज या फिर एडिशन करते हैं, कोई भी बदलाव करते हैं, कोई जोड़ते हैं। ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट को पूरा करने की समय सीमा भी फिक्स कर दी गई है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3.3 में बताया गया है फॉलो की जाने वाली कंप्लीट प्रोसेस के लिए फ्लो चार्ट एनेक्जर 3 में प्रोवाइड किया गया है। 3.4 जेडी और ऑनलाइन ट्रैकिंग भी प्रस्तावित है ताकि मेंबर अपने जेडी एप्लीकेशन का स्टेटस आसानी से जान सके। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले आपको देखने को मिलता था कि भैया आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भर दीजिए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर दीजिए, लेकिन आप उसे ट्रैक नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी तो ये सब कुछ बदलने वाला है, अब आप ये ऑनलाइन भी ट्रैक कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेशन को ईपीएफओ ने टोटल 9 पैराग्राफ में समझाया है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 4.1 इन दिस एसओपी अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। अब यहीं पे बात की गई है 4.2 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन के बारे में। अब देखिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन सदस्यों के बेसिक प्रोफाइल पैरामीटर के संशोधन के लिए एम्प्लॉयर द्वारा ड्यूली ऑथेंटिकेटेड कर्मचारी का एक ज्वाइंट रिक्वेस्ट है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से रिक्वायर्ड परिवर्तनों को एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट के साथ सपोर्टेड होना आवश्यक है, जिसकी एक सूची इस एसओपी में मेंशन है। 4.3 इनिशिएटर आरंभ करता। इस एसओपी के पर्पज के लिए इनिशिएटर ईपीएफओ के ओआईसी द्वारा असाइंड डीए एसएसए एसएसएसए जो आईटी इंटरफेस पर ऐसे सभी मेंबर मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट की शुरुआत करेगा। इनिशिएटर ज्वाइंट डिक्लेरेशन और सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जांच करेगा और अपने कमेंट्स यानी कि रिमार्क के साथ इसे वेरीफायर को सबमिट करेगा। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे और इन स्टेप्स को जानना आपको ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे इनिशिएटर आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, वेरीफायर बहुत बार देखने को मिलेगा, अप्रूवर बहुत बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही ईपीएफओ ने सब कुछ बता दिया है, यानी कि डेफिनेशंस में ही सबसे पहले डेफिनेशन ईपीएफओ ने यहाँ पे दे दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है इनिशिएटर वेरीफायर को देगा, तो अभी आपके मन में डाउट हो रहा होगा भैया वेरीफायर कौन होगा, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानेंगे। ईपीएफओ ने बता दिया है सारे कुछ के बारे में यहाँ पे। 4.4 वेरीफायर। इस एसओपी के पर्पज के लिए वेरीफायर या तो एसएस या एओ होगा, जो एनेक्जर 1 में मेंशन्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी सहायक दस्तावेज हैं आपके के साथ मेंबर मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट को क्रॉस चेक करेगा। वेरीफायर इनिशिएटर द्वारा फॉरवर्डेड डॉक्यूमेंट को प्रोसीड करेगा और उन्हें अपनी रिकमेंडेशंस जो भी सिफारिश है वो देगा के साथ अप्रूवर को सबमिट करेगा। अब यहाँ पे हाई लेवल पे चला गया है, अप्रूवर के पास आपका चला जाएगा। अब ये अप्रूवर कौन है, इसके लिए आपको 4.5 में बताया गया है। इस एसओपी के पर्पज के लिए अप्रूवर टेबल 3 के अनुसार आरपीएफसी 1 या फिर आरपीएफसी 2 या फिर एपीएफसी एओ या एसएस होगा।
एनेक्जर 1 में मेंशन्ड सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करने के बाद मेंबर मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट को अप्रूवल देने के लिए अप्रूवर सक्षम अथॉरिटी होगा। 4.6 पैरामीटर, 11 पैरामीटर जहां चेंजेज अपडेशन को प्राथमिकता दी जा सकती है टेबल 1 में मेंशन है। अब यहाँ पे 4.6 में जैसे कि बताया गया है टेबल 1 के बारे में आप देख सकते हैं पैरामीटर्स जो कि करेक्शन या फिर अपडेट हो सकता है। ये सीरियल नंबर वाइज देखने को मिल जाएगा। देखिए एक साइड आपको सीरियल नंबर देखने को मिल रहा है और एक साइड पैरामीटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मेंबर का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और बाद में अगले पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा 8वें नंबर पे रीजन ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग, नेशनलिटी और आधार नंबर। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 4.7 क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। यहाँ पे परिवर्तनों को वर्गीकृत किया गया है। सक्षम अथॉरिटी को कार्य सौंपने के उद्देश्य से चेंजेज को टेबल 2 के अनुसार 11 पैरामीटर में मेजर और माइनर चेंजेज के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल 2 देखने को मिल रहा है। अब टेबल 2 में सब कुछ डिफाइन है। एक तो सीरियल नंबर देखने को मिल रहा है जो कि अभी हमने जाना है कि 1 नंबर पे मेंबर नेम है, 2 नंबर में आपका जेंडर है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है सीरियल नंबर। बाद में पैरामीटर्स का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि कौन सा पैरामीटर आपको करेक्शन करना है और यहाँ पे टाइप ऑफ चेंज, किस टाइप का चेंज है, मेजर चेंज है या फिर माइनर चेंज है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, जो भी चेंज रिक्वेस्ट है, करेक्शन है, उसका डिस्क्रिप्शन किया है। अब जैसे कि पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंबर नेम है और मेजर है। अगर मेजर करेक्शन आप कर रहे हैं तो इसके लिए भी यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मेजर करेक्शन में आपको जो पहला पॉइंट्स बताया जा रहा है ईपीएफओ के द्वारा कि यदि आप 2 से ज़्यादा अक्षर चेंज करते हैं और आपके नेम में फोनिकली चेंज होता है, बदलाव होता है, तो वो मेजर करेक्शन में आता है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन का नाम आदित्य वर्मा था लेकिन उन्होंने आगे चल के अपने डॉक्यूमेंट्स में या फिर उनके सभी डॉक्यूमेंट्स में उनका जो नाम है वो रोशन वर्मा है। तो रोशन और आदित्य, वर्मा तो सेम ही है लेकिन रोशन और आदित्य में अगर आप नाम पढ़ोगे तो 2 से ज़्यादा अक्षर चेंज हो रहे हैं और इनका जो ध्वनि है वो बदल जा रहा है। लेकिन फिर भी आप इसे करेक्शन करवा पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप करेक्शन नहीं करवा पाओगे, लेकिन ये मेजर करेक्शन के थ्रू होगा। बाद में इसके अलावा दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि यदि 2 से कम अक्षर बदलते हैं फिर भी आपके नाम में फोनिकली चेंज होता है तो भी ये मेजर करेक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम लोकेश है लेकिन उनका जो ऑफिशियल और डॉक्यूमेंट है उसमें उनका नाम लंकेश है। जी हाँ फ्रेंड्स, मीनिंग में मिस्टेक हो चुका है। देखिए लोकेश में आप देखोगे तो एल के बाद ओ आता है और लंकेश में आप देखोगे तो एल के बाद ए आता है। अब इतनी सी मिस्टेक में इनका फोनिकली नाम चेंज हो चुका है। ये सारा केवल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जो कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए एक अक्षर को हमने बदला यानी कि 2 से कम अक्षर बदला तो भी नाम बदल गया, फोनिकली चेंज हो गया, पर्सन लग रहा है कि पर्सन ही बदल गया, तो इस केस में भी मेजर करेक्शन आएगा। अब यहाँ पे जो तीसरे पॉइंट की बात की गई है ईपीएफओ के द्वारा कि यदि आपका जो नाम है वो शॉर्ट में है और उसे आप बदलना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं नेम का, तो भी आपका ये जो करेक्शन है वो मेजर करेक्शन में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का नाम है A.K. वर्मा यानी A.K. वर्मा। अब इसको यदि ये एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसके जो एक्सपेंड करेंगे तो अब इनका जो भी नाम है वो अलग अलग हो सकते हैं। A.K. वर्मा यानी कि अंकिता कुमारी वर्मा भी हो सकती है और अमृता कुमारी वर्मा भी हो सकता है। तो ये जो भी काफ़ी डाउटफुल है, चेंज इतनी आसानी से आप नहीं कर पाओगे। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस ये रहेंगे कि भैया यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नाम सब कुछ तो मैच कर रहा है, फादर नेम मैच कर रहा है, केवल एक्सपेंड ही तो करना है, तो इसको मेजर करेक्शन में क्यों रखना है।
तो आपको मैं बताना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि EPFO ने बहुत ही तगड़ा दिमाग यहाँ पे लगा दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसके 2 बच्चियाँ हैं और उन्होंने सेम नाम से रखा है। जैसे कि काफ़ी लोग रखते हैं ना कि भैया हमारा नाम ए से है तो हम अपने बच्चों का नाम भी ए से रखेंगे। तो ऐसे में मान लीजिए कि उनकी 2 बच्चियां हैं, उनका एक का नाम अमृता है, एक का नाम अंकिता है। तो ऐसे में किसी का पैसा कोई और भी क्लेम न कर पाए, इसके लिए EPFO ने ऐसा दिमाग लगाया है और यहाँ पे मेजर करेक्शन में रखा है। यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे तरीके से EPFO वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपका करेक्शन हो पाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब अगला बात कर लेते हैं। मेजर के बाद अब माइनर करेक्शन पे हम आ चुके हैं। देखिए माइनर करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेंबर के नेम में ही, कि अब मेंबर के नेम में माइनर करेक्शन में क्या क्या आता है। इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब माइनर करेक्शन में जो पहला पॉइंट EPFO ने बताया है, काफ़ी शानदार पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यदि आप 2 या 2 से कम अक्षर बदलते हैं और आपका जो भी नाम है वो ध्वनियात्मक यानी कि फोनिकली चेंज नहीं होता है, तो ये माइनर करेक्शन में रखा गया है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि कुछ पर्सन है, जो कोई मेंबर है, उनका नाम है जितेंद्र सिंह। तो भैया जितेंद्र सिंह, काफ़ी लोग तो JI लिखते हैं अपने नाम में, कुछ लोग JEE लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं 1 या 2 अक्षर इनको बदलना पड़ेगा, या फिर गलती से EPFO के टीम के द्वारा या फिर एम्प्लॉयर के द्वारा इनका जो नाम है वो गलत टाइप हो गया है, तो इसको ये चेंज करेंगे। अगर मीनिंग में चेंज करेंगे, फेरफार करेंगे, तो इनका ऐसा नहीं है कि पूरा नाम ही बदल जाएगा, फोनिकली तो जितेंद्र ही रहेगा। अब भले ना EE बदल लीजिए या फिर I लगा लीजिए। अब ऐसे मान लीजिए कुछ लोगों का नाम है सुरेंद्रा है, तो सुरेंद्रा में आपको देखने को मिलेगा कुछ लोग सुरेंद्र लिखते हैं, कुछ लोग सुरेंद्रा लिखते हैं। अब लास्ट के मीनिंग में आपका फेरफार हो जाता है। और ये जो भी एग्जाम्पल है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे चिपका दूंगा। मान लीजिए सुरेंद्र का ही हम देख लेते हैं। तो सुरेंद्र में DAR भी कुछ लोग लिख सकते हैं, या DER भी लिख सकते हैं, या फिर DRA भी कुछ लोग लिखते हैं। तो इस तरीके से जो आप का चेंजेज करवाना है डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप करवा सकते हैं एज ए माइनर करेक्शन। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी करेक्शन आप करवा रहे हैं, करेक्शन के बाद आपका जो भी नाम है, अगर नाम कोई पढ़ेगा तो फोनिकली कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। अब माइनर करेक्शन में जो सेकेंड पॉइंट है EPFO ने खास महिलाओं के लिए रखा है। यहाँ पे बताया गया है कि विवाह के बाद यदि महिला कोई उपनाम जोड़ना चाहती है तो ये एक माइनर करेक्शन के दौरान आएगा। अब मान लीजिए किसी महिला का नाम है पूजा पांडे, लेकिन शादी के बाद उनको पूजा अंकित पांडे या फिर पूजा पांडे अंकित रखना है, कुछ फेरफार करना है, तो वो बड़े ही आसानी से माइनर करेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। अब माइनर करेक्शन का जो थर्ड पॉइंट है वो सभी लोगों के लिए है। यहाँ पे EPFO ने बताया है कि यदि आपके नाम के आगे श्री, डॉक्टर, मिस कुछ लगा हुआ है, मिस्टर लगा हुआ है, तो इनको आप बड़े ही आसानी से हटा सकते हैं माइनर करेक्शन के द्वारा। अब मान लीजिए कि किसी के नाम के आगे डॉक्टर धन्नू सिंह लिखा हुआ है, लेकिन उनको करना है कि नहीं भैया हमें धन्नू सिंह ही रखना है, डॉक्टर हटा देना है, तो आप बड़े ही आसानी से हटा पाओगे एज ए माइनर करेक्शन। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सीरियल नंबर 2 में जेंडर है। जेंडर आप माइनर करेक्शन के थ्रू करवा सकते हैं। देखिए मेल, फीमेल, अदर चेंज आप कर सकते हैं, ये माइनर करेक्शन में आता है। और यहाँ पे 3 नंबर में आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 2 कैटेगरी में आता है। देखिए मेजर में भी आता है और माइनर में भी आता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका जो भी डिफरेंट है वो 3 साल से ज़्यादा का डिफरेंट है आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो वो मेजर करेक्शन में आएगा। और यदि 3 साल या 3 साल से कम, देखिए बराबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर का भी है, 3 साल या 3 साल से कम का डिफरेंट है तो ये माइनर करेक्शन में आपका आएगा। इसके बाद से आप देख सकते हैं जो चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में फादर नेम की बात की गई है। अगर फादर नेम आप करेक्शन करवाना चाहते हो तो देखिए ये भी 2 कैटेगरी में है। आप देख सकते हैं मेजर एंड माइनर। यहाँ पे मेजर में आपको 3 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि फादर्स नेम करेक्शन में जो मेजर और माइनर करेक्शन है, ये कहीं ना कहीं आपके जो पहला नंबर पे हमने करेक्शन डिटेल्स जाना था इस पे ही आधारित है, इससे मिलता जुलता है। यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि यदि आप फादर नेम करेक्शन कर रहे हैं और 2 अक्षर से ज़्यादा कर रहे हैं चेंज और फोनिकली चेंज हो रहा है,
तो ये आपका मेजर करेक्शन में आएगा। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में जाना था कि उनका नाम अंकित था और उन्होंने बाद में रोशन कर लिया है, और रोशन करवाने के लिए ये पूरा फोनिकली बदल जा रहा है, तो और 2 अक्षर से ज़्यादा भी चेंज करना पड़ रहा है, तो ये एक मेजर करेक्शन हो जाता है। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ नया देखने को मिल रहा है कि यदि आपका फादर नेम अपडेट ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आप अपडेट कर रहे हो, तो भैया आपको ये मेजर करेक्शन के थ्रू करवाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से नाम ही नहीं था। हो सकता है किसी और का नाम इसमें आप डलवा दो, तो इसलिए ये मेजर करेक्शन में आएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे यदि आप अपने नाम को बढ़ा रहे हो तो ये मेजर करेक्शन में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ए के वर्मा यानी कि अंकिता कुमारी वर्मा भी हो सकता है, अमृता कुमारी वर्मा भी हो सकता है। तो ये जो भी नेम है वो आप करेक्शन करवाएंगे, एक्सपेंड करवाएंगे, बड़ा करवाएंगे, तो ये भी मेजर करेक्शन में आएगा। अब यहाँ पे माइनर करेक्शन हम देख लेते हैं। देखिए फादर का जो माइनर करेक्शन है इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि यदि आप 2 या 2 से कम अक्षर अगर आप बदल रहे हैं और फोनिकली चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये माइनर करेक्शन में आएगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल अभी लिया था जितेंद्र का और जितेंद्रा का और सुरेंद्र का, तो वो वाला ही सटीक एग्जाम्पल यहाँ भी बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं सेम उसका ही एग्जाम्पल यहाँ आप ले सकते हो। आपको क्या एग्जाम्पल लेना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। देखिए यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे देखने को मिल रहा है सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि आप डॉक्टर, मिस्टर या फिर मिसेज हटाना चाहते हैं, अपने नाम के आगे से श्री हटाना चाहते हैं, तो ये माइनर करेक्शन में आएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 नंबर अगर आप रिलेशनशिप चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, फादर मदर चेंज करना चाहते हैं, तो भैया यहाँ पे ये माइनर करेक्शन में आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सीरियल नंबर 6 से लेके 10 तक, जो कि मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग, ये कहीं ना कहीं कॉमन है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेजर करेक्शन और माइनर करेक्शन, जो कि सेम सब पे लागू हो रहा है। अगर किसी पर्सन का डेथ हो गया है उस केस में आप इनमें से कोई भी चीज़ अपडेट करवाना चाहते हैं, एज ए विटनेस नहीं है, इसलिए इस केस में इनका जो भी करेक्शन आप करवाएंगे वो मेजर करेक्शन में आएगा। और डेथ पर्सन नहीं है, पर्सन जीवित है, जीवित हालत में, तो उनका यहाँ पे ये सभी करेक्शन माइनर करेक्शन में आएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे 11 नंबर का जो चेंज है वो आप देख सकते हैं, आधार का चेंज है, तो ये मेजर करेक्शन में आएगा। और ये सभी टाइप के जो भी चेंज है या फिर अपडेशन है वो आपको मेजर करेक्शन में ही देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स मेजर करेक्शन और माइनर करेक्शन सभी पैरामीटर्स के लिए हमने समझ लिया कि क्यों कौन सा करेक्शन क्या होता है और क्यों होता है, एग्जाम्पल भी देखा। अब उसके बाद से यहाँ पे हम देख लेते हैं 4.8 में बताया गया है सक्षम अधिकारी कौन होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इन 11 पैरामीटर्स के संबंध में माइनर और मेजर करेक्शंस को अप्रूव करने के लिए सक्षम अथॉरिटी को एसओपी में स्पेसिफाइड किया गया है। टेबल 3 और टेबल 4 में ऐसे सभी अथॉरिटी की लिस्ट है जो इन चेंजेज या अपडेशन को अप्रूवल देने के लिए अथॉराइज्ड हैं। सक्षम अथॉरिटी को जॉइंट डिक्लेरेशन यानी कि जेडी को अप्रूवल देने से पहले खुद को सेटिस्फाई करने के लिए पूरी सावधानी और नियंत्रण और अभ्यास व उचित परिश्रम करना चाहिए। 4.9 डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सभी माइनर और मेजर करेक्शंस रिक्वेस्ट को एनेक्जर 1 में निर्धारित डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के द्वारा सपोर्टेड करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे डेफिनेशंस का जो 9 पैराग्राफ है, 9 पैराग्राफ के बारे में हमने अच्छे से जाना है। अगर आपने यहाँ तक पूरी तरीके से समझ लिया है तो अब हम समझ लेते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम समझेंगे कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके लिए टोटल 14 पैराग्राफ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 5.1 सदस्य अपने यूनिफाइड लॉगिन से जेडी जॉइंट डिक्लेरेशन आवेदन सबमिट करने के लिए जिम्मेदार होगा। सभी रिक्वेस्ट पर टाइम स्टैम्प्स, जी फ्रेंड्स, समय मुद्रांकित होगा। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, ईपीएफओ का कोई क्लेम वगैरह करते हैं
तो कितने बज के कितने टाइम पे हुआ है वो सारा कुछ मेंशन रहता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प आपको देखने को मिलेगा और आईपी रिकॉर्ड होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले हमने नए अपडेट में जाना था कि अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो भैया आप किस आईपी एड्रेस से क्लेम कर रहे हैं वो आपको छपा हुआ देखने को मिल रहा है। तो वो सेम चीज़ यहाँ भी देखने को आपको मिलेगा, आपका आईपी एड्रेस छप जाएगा किस आईपी के एड्रेस के द्वारा ये पूरा प्रोसेस किया गया है। और अपलोड किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स फ्यूचर रेफरेंस के लिए सर्वर पे स्टोर किए जाएंगे। 5.2 एक बार रिक्वेस्ट सबमिट हो जाने के बाद यह एम्प्लॉयर लॉगिन में दिखाई देगा। इसका एक ईमेल ऑटोमेटिक रूप से एम्प्लॉयर के रजिस्टर्ड ईमेल पे भेज दिया जाएगा। सदस्य केवल उन्हीं मेंबर आईडी या फिर पीएफ अकाउंट्स के डेटा को सही करवा सकता है जो उसके प्रेजेंट एम्प्लॉयर द्वारा जनरेट किए गए हैं। किसी भी नियोक्ता के पास अन्य पिछले एम्प्लॉयर से संबंधित मेंबर आईडी के लिए कोई मॉडिफिकेशन या फिर संशोधन का अधिकार नहीं होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे कि ईपीएफओ के द्वारा बताया जा रहा है कि जो भी आप अपना करेक्शन करवाएंगे तो जो एम्प्लॉयर है केवल अपने ही मेंबर आईडी को करेक्शन करने के लिए अथोराइज रहेगा। अब जैसे कि मान लीजिए किसी आप कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो वो जो भी कंपनी है एक आपका पीएफ नंबर जनरेट कर देती है जो कि सेम यूएन में आपको सर्विस हिस्ट्री में देखने को मिलता है। तो अब ऐसे में ईपीएफओ बता रहा है कि अगर कोई गलती है आपको करेक्शन करवाना है तो वो जो कंपनी जो भी आपका पीएफ नंबर रजिस्टर्ड की रहेगी जो भी उसने जनरेट किया रहेगा वो उसमें ही करेक्शन करवा पाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 कंपनियों में काम किया है तो पिछले कंपनी का जो करेक्शन है वो आप यहाँ पे करंट वाला एम्प्लॉयर से करेक्शन नहीं करवा पाओगे। लेकिन भैया यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहेगा कि जो पिछली कंपनी है बंद हो चुकी है उनका क्या करेंगे, उनका करेक्शन कैसे हम करेंगे, या फिर चालू भी हैं तो उनके पास किस तरीके से रिक्वेस्ट जाएगी। हालांकि करंट में ऐसा सिस्टम है कि अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपको एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है कि आप किस एम्प्लॉयर के पास भेज रहे हो, भेजना चाहते हो अप्रूवल के लिए। तो ऐसे में हो सकता है कि जब ईपीएफओ ये सारा इम्प्रूवमेंट कर दे तो आपने 4-5 कंपनियों में काम किया हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये किस कंपनी का मेंबर आईडी है और उसी कंपनी को सेलेक्ट करना रहेगा और उसके पास ही जाएगा और वो करेक्शन करने के लिए हकदार हो जाएगा। हालांकि ये सारा कुछ क्लियर तो तभी हो पाएगा जब कि ईपीएफओ जब ये नया अपडेट पूरी तरीके से लॉन्च कर देता है। हालांकि नए वीडियो में तो हम जानेंगे ही। 5.3 एम्प्लॉयर को सदस्य संशोधन रिक्वेस्ट सदस्य पोर्टल से ऑनलाइन प्राप्त होगा और ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। नियोक्ता जो एम्प्लॉयर है सदस्य द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट की वास्तविकता की जांच करेगा और फिर उक्त अनुरोध से संबंधित आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा जो इस एसओपी के एनेक्जर 1 में मेंशन डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसके अनुसार उसके पास उपलब्ध है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी मेंबर है अपने करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो भैया उसका एम्प्लॉयर है पहले तो जांच करेगा कि इन्होंने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि नहीं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वही अपलोड किया है कि नहीं, ठीक तरीके से दिख रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इनको दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता है। या फिर एम्प्लॉयर ये भी देखेगा कि इसके साथ क्या उसका भी कोई डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत है तो वो डॉक्यूमेंट अटैच कर पाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 5.4 यहाँ पे मेजर और माइनर करेक्शन को इनिशिएट करने, वेरीफाई करने और अप्रूवल करने के लिए स्पेसिफाइड सक्षम अथॉरिटी नीचे दिए गए हैं। अब सक्षम अथॉरिटी की लिस्ट है वो टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 4 में हमको देखने को मिल जाएगा। तो टेबल नंबर 3 यहाँ पे ओपन होकर के आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सीरियल नंबर्स, सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो पैरामीटर से किस पैरामीटर को चेंज करना है और इस पैरामीटर के लिए अप्रूवर कौन है, वेरीफायर कौन है और इनिशिएटर कौन है। हालांकि इससे पहले हमने जान लिया है कि पैरामीटर क्या होते हैं, अप्रूवर कौन होता है, वेरीफायर कौन होता है और इनिशिएटर कौन होता है। अब किसे कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मेंबर नेम, फादर या फिर मदर नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस हुआ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग,
डेट ऑफ लिविंग, रीजन ऑफ लिविंग, जेंडर या फिर रिलेशन चेंज करना है तो इसके लिए अप्रूवर की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। ये ही अप्रूव करेंगे और ये ही वेरीफाई करेंगे और इनके द्वारा ही इनिशिएट किया जाएगा। अब देखिए ये सारे अथॉरिटी हैं, अथॉरिटी की लिस्ट है। और चौथे नंबर पे भी आप देख सकते हैं, यानी कि टेबल नंबर 4 में जो मेजर करेक्शन है, देखिए इससे पहले हम देख रहे थे ये माइनर करेक्शन की बात की जा रही थी। जो माइनर करेक्शन है इसके लिए ये जो भी अप्रूवर हैं और वेरीफायर हैं और इनिशिएटर हैं। लेकिन अगर मेजर करेक्शन की बात की जाए तो टेबल नंबर 4 में मेजर करेक्शंस के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं। आधार के लिए OIC हैं और वेरीफायर AO हैं और बाद में इनिशिएटर तो DA ही है, सब में आप देख सकते हैं। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग यहाँ पे अथॉरिटीज़ बताए गए हैं, पहले से स्पेसिफाइड किए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। 5.5 JD रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के दौरान यदि EO के माध्यम से मामलों का वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता होती है तो ऐसे मामलों में सक्षम अथॉरिटी को फॉरवर्ड करने से पहले IT इंटरफेस पर अपने कारण और निर्देश रिकॉर्ड करने होंगे। EO के ऐसे मामले को FO इंटरफेस पर अपने लॉगिन में देखेगा। EO अपने निष्कर्ष रिपोर्ट को FO इंटरफेस पर PDF रूप में अपलोड करना होगा और यह अप्रूविंग अथॉरिटी के लॉगिन में आ जाएगा। इसके लिए सुविधा EO के FO इंटरफेस लॉगिन में उपलब्ध कराई गई है। EO के नीचे ऐसे रेफरेंसेस का समान डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों का अलॉटमेंट किया जा सकता है। 5.6 स्कैन किए गए फॉर्मेट में EO रिपोर्ट पर EO के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए। 5.7 संबंधित डीलिंग असिस्टेंट JD रिक्वेस्ट यानी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट शुरू करने और दस्तावेजों की जांच सत्यापन के लिए जिम्मेदार होगा। DA यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त अनुरोध इस SOP में परिभाषित निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रोसेस्ड हो। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी की जिम्मेदारियां यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। 5.8 मेंशन सभी अथॉरिटीज RPFC 1, RPFC 2, APFC AO और SS चेंज अपडेशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस्ड करने के लिए जिम्मेदार होंगे। उक्त अधिकारी रिक्वेस्ट के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की दोबारा जांच करेंगे और इस SOP में परिभाषित निर्धारित समय सीमा के भीतर उस पर कार्यवाही करेंगे। जिन सभी मामलों को मंजूरी दे दी गई है उनके लिए संबंधित अधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी होगी और इसलिए किसी भी अनुरोध को अप्रूवल देने से पहले सबमिट दस्तावेजों की सत्यता सहित पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। 5.9 IS डिवीजन एक डिजिटल प्रोसेस प्रोवाइड करेगा जो फील्ड कार्यालयों में आने से पहले एम्प्लॉयर के लॉगिन में आ जाएगी। यह आवश्यक है कि एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर द्वारा इस संबंध में एक डिक्लेरेशन के माध्यम से ऑथराइज्ड कर्मचारी का ई-साइन स्वीकार किया जाए। 5.10 ऐसे अप्रूव्ड रिक्वेस्ट का एक डैशबोर्ड अप्रूविंग अथॉरिटीज द्वारा अवधि मूल्यांकन और ऑडिट के लिए सभी लेवल पर उपलब्ध कराया जाएगा। 5.11 OIC कार्यालय में रिसीव या रिजेक्ट अप्रूव्ड JD रिक्वेस्ट ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट की डेली बेसिस पर रिव्यू करेगा। OIC यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अनुरोधों को वैलिड कारणों के बिना रिजेक्ट नहीं किया जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि भैया जो भी रिजेक्शन का रीज़न है वो बिल्कुल आपको ठीक ठीक मिले। अगर रिजेक्शन करने लायक हो आपका फॉर्म तो ही रिजेक्ट किया जाए,
अन्यथा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि वैलिड कार्डों के बिना रिजेक्ट नहीं किया जाए। 5.12 ACC जोनल वीकली बेसिस पर ऐसे रिक्वेस्ट की निगरानी करेगा और मामलों का सैंपल भी लेगा ताकि धोखाधड़ी की संभावना पैदा न हो। 5.13 हेड ऑफिस में फाइनेंस विभाग इस संबंध में अर्धमासिक आधार पर क्षेत्रवार प्रदर्शन की निगरानी करेगा। 5.14 ISD EPF IGMS पोर्टल पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट से संबंधित शिकायतों की एक अलग श्रेणी सक्षम करेगा जहां सदस्य अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। संबंधित OIC इस श्रेणी के तहत शिकायतों की नियमित निगरानी करेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बदलाव EPFO के द्वारा किया जा रहा है और एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो इसलिए आपको भी सिस्टमेटिक ढंग से ही सारा कुछ देखना है और समझना है और उसके हिसाब से ही करना है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं। स्पेसिफिक प्रोसीजर आपको 6.1 से लेकर के 6.16 यानी कि टोटल 16 पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है ना, तो अब जो असली काम चालू हुआ है वो अब यहाँ से चालू हुआ है और ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें ही सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। 6.1 सदस्य को मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा जिसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए एक टैब अवेलेबल होगा। एक बार जब वह इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन टैब पर क्लिक करता है तो उसके UIDI से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इस OTP को सबमिट करने पर सदस्य की स्क्रीन पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा। इसके बाद सदस्य एनेक्जर 1 के अनुसार उसके द्वारा ड्यूली अटेस्टेड पैरा 4.9 में दर्शाए गए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आवश्यक डिटेल सबमिट कर सकता है। सदस्य द्वारा एक बार सबमिट किए जाने पर रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के लॉगिन में आ जाएगा और उसके डैशबोर्ड पर भी दिखाया जाएगा। एम्प्लॉयर को एक ऑटो मेल भी भेजा जाएगा। 6.2 एम्प्लॉयर अपने स्वयं के रिकॉर्ड और रिक्वेस्ट के साथ अटैच्ड डिटेल को सत्यापित करेगा। यदि उससे लगता है कि कुछ कमी है तो वह उसे अपने रिमार्क के साथ सदस्य को रिटर्न कर देगा और सदस्य को उसके लॉगिन में सूचना मिल जाएगा कि उसका फॉर्म वापस कर दिया गया है, रिवर्ट बैक कर दिया गया है। यदि एम्प्लॉयर को JD रिक्वेस्ट यानी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट प्रॉपर लगता है तो उसे ई-साइन सुविधा का उपयोग करके डिजिटली रूप से अप्रूव्ड किया जाएगा। एम्प्लॉयर के पास सुधारों का समर्थन करने वाले एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन भी होगा। एक बार जब एम्प्लॉयर JD जमा कर देता है तो यह संबंधित कार्यालय में EPFO IT एप्लीकेशन DA के लॉगिन में दिखेगा। 6.3 ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के लॉगिन से EPFO IT एप्लीकेशन DA के लॉगिन पर आ जाएगा। आवश्यक टैब खोलने पर एम्प्लॉयर के रिमार्क के साथ JD फॉर्म यानी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म DA की विंडो में खोला जाएगा जो रिक्वेस्ट शुरू करेगा। DA रिक्वेस्ट की कार्रवाई करेगा और देखेगा कि क्या इसे सही ढंग से माइनर में कैटेगराइज किया गया है। यदि ठीक से कैटेगराइज नहीं किया गया है तो वह इसे मेजर में बदल देगा। डॉक्यूमेंट की सत्यता और एम्प्लॉयर के रिमार्क पर अपनी प्रारंभिक रिमार्क के बाद वह उसे वेरिफिकेशन के लिए वेरीफायर के पास भेज देगा। वह यह भी स्पष्ट रूप से बताएगा कि इस मामले में दस्तावेजीकरण में कोई भी कमी है या नहीं है, इसलिए करेक्शन के लिए रिटर्न करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। 6.4 एक बार रिक्वेस्ट वेरीफाइड के लॉगिन में होने के बाद वह डॉक्यूमेंट की दोबारा जांच करेगा। यदि इनिशिएटर द्वारा बताई गई कोई भी कमी है तो रिटर्न की आवश्यकता है या उसे कोई कमी मिलती
स्थिति है जिसमें सुधार की आवश्यकता है तो वह सुधार के लिए एम्प्लॉयर को केस रिटर्न कर सकता है। ऐसे केस में मैसेज सदस्य को भी जाएगा। ऐसे केस में जहां वेरीफायर संतुष्ट है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट सभी प्रकार से कंप्लीट है तो वह इसे अप्रूवर को भेज देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रूवर को भेजने के बाद यहाँ पे अब आपको देखने को मिल रहा है 6.5 अप्रूवर एम्प्लॉयर इनिशिएटर और वेरीफायर की रिमार्क की जांच करेगा और संतुष्ट होने पर रिक्वेस्ट की अप्रूवल कर देगा और चेंजेज को शामिल किया जाएगा। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो रिजेक्शन का आधार बताते हुए केस को रिजेक्ट कर देगा। 6.6 असाधारण केस में अप्रूवर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए केस को ईओ के पास भेज सकता है। ईओ को भेजने से पहले अप्रूविंग अथॉरिटी ऐसे केस में रीजन कारणों को स्पष्ट रूप से बताएगा। 6.7 ईओ को चिन्हित रिक्वेस्ट उनके लॉगिन में आ जाएंगे। इसके बाद ईओ अप्रूविंग अथॉरिटी की अपेक्षित रिपोर्ट सबमिट करेगा। 6.8 मेंबर प्रोफाइल में सभी बेसिक चेंजेस जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी और आधार नंबर को एक बार में करेक्शन करना होगा। ऐसी सभी ज्वाइंट डिक्लेरेशन को एक ही ज्वाइंट डिक्लेरेशन में करेक्शन के लिए सदस्य को रिटर्न कर दिया जाएगा। जब मल्टीपल अप्रूविंग अथॉरिटी की आवश्यकता वाले मल्टीपल पैरामीटर को ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट के माध्यम से चेंज या मॉडिफाई किया जा रहा है तो इसे एक मेजर करेक्शन माना जाएगा और संबंधित अथॉरिटी में से हाईएस्ट जो सर्वोच्च है अप्रूविंग अथॉरिटी के मामले के लिए अप्रूविंग अथॉरिटी होगा। 6.9 इस्टेब्लिशमेंट की फॉलोइंग विशेष रेडियो के लिए कर्मचारियों से प्राप्त ज्वाइंट डिक्लेरेशन के किसी भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट को निम्नानुसार निपटाया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल नंबर 5 में बताया गया है सीरियल वाइज केस के बारे में, सीरियल नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब जो पहला केस है वो ये देखने को मिल रहा है कि यदि आपका जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो मार्क है ईपीएफओ के रिकॉर्ड में कि वो बंद हो चुकी है तो उसके केस में यहाँ पे बताया जा रहा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन को एनेक्जर 2 में अटैच्ड फॉर्म में प्राप्त किया जाएगा जिस पर सदस्य कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस दस्तावेज के पैरा 6.15 में मेंशन अथॉरिटीज में से किसी एक बार ऑफिस में प्राप्त होने के बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन को स्कैन किया जाएगा और ऑफिस द्वारा एफओ इंटरफेस में अपलोड किया जाएगा। एक रजिस्टर्ड ज्वाइंट डिक्लेरेशन लेटर और एक ईमेल उस अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा जिसने ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि उसे ऑफिशियल ईमेल और पते पर हस्ताक्षर करने वाले अथॉरिटी की पुष्टि की जा सके। अथॉरिटी की पुष्टि हो जाने पर इसे ऊपर बताए अनुसार एफओ इंटरफेस पे ऑनलाइन हैंडल किया जाएगा। उसके बाद से 2 नंबर यहाँ देखने को आपको मिल रहा है कि जो कंपनी बंद मार्क नहीं है उसके लिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया है। ईओ की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिष्ठानों को बंद के रूप में चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद सीरियल नंबर 1 में उल्लेखित प्रक्रिया होगी। केस को आगे बढ़ाने के लिए उपरोक्त का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो 3 नंबर है वो मेंबर की यदि डेथ हो जाती है, सदस्य यदि मर चुका है, उस केस में बताया जा रहा है ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर नॉमिनी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जैसा कि फॉर्म नंबर 2 में बताया गया है। इसके बाद डीलिंग असिस्टेंट ज्वाइंट डिक्लेरेशन को स्कैन करेगा और इसे एफओ इंटरफेस में आगे प्रोसेस किया जाएगा जैसा कि ऊपर पैरा 6 में बताया गया है जिसमें किसी भी क्वेरी या प्रश्न के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट को प्रतिष्ठान में वापस
करने का ऑप्शन होगा। यदि फॉर्म 2 में एक से अधिक नामांकित व्यक्ति हैं तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन दाखिल करने के लिए सभी नामांकित व्यक्ति परिवार के सदस्यों, कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति की आवश्यकता होगी। बाकी प्रक्रिया वो ही रहने वाली है। 6.10 यदि आधार के बिना किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति का आधार सिस्टम में सेव किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति को ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जा सकती है। अन्य प्रक्रियाएं यथावत रहेंगी। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां मृत सदस्य ने अपने जीवन काल के दौरान नामांकन दाखिल ही नहीं किया हो। वैलिड नामांकन के अभाव में सदस्य अपने परिवार के सदस्यों, कानूनी उत्तराधिकारियों में से किसी एक को ज्वाइंट डिक्लेरेशन को सत्यापित करने और परिवार के अन्य सदस्यों, कानूनी अधिकारियों की सहमति के आधार पर जमा करने की अनुमति दी जा सकती है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 6.11 वह फ्रीक्वेंसी जिसके लिए विभिन्न पैरामीटर में सुधार किए जा सकते हैं टेबल में दिए गए हैं। जी फ्रेंड्स, टेबल नंबर 6 में लिस्टेड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम टेबल नंबर 6 ओपन कर चुके हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि कितनी बार आपके लिए अलाउ है, चेंज कर सकते हैं। तो केवल और केवल मैरिटल स्टेटस ऐसा है जो कि आप 2 बार चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी करेक्शन यहाँ बताए गए हैं वो सब एक बार होने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 6.12 नॉर्मल कोर्स के दौरान एक सदस्य को 11 में से अधिकतम 5 पैरामीटर के बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको डेट ऑफ बर्थ भी बदलना है, नेम भी बदलना है, फादर नेम भी बदलना है, तो भैया ऐसे जो भी करेक्शन 11 हैं इनको मिला करके केवल और केवल 5 करेक्शन आप कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 11 के 11 पॉइंट आप चेंज कर दो तो भैया ये तो पूरा आदमी भी अलग हो जाएगा, यानी कि आप कहीं ना कहीं धोखाधड़ी भी कर सकते हैं, किसी और का कोई और ले जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि केवल अधिकतम 5 बार ही 5 पैरामीटर ही आप चेंज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल या मल्टीपल ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट के माध्यम से सबमिट किया गया हो। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं 5 करेक्शन अभी करवा लेते हैं, बाकी के जो 1-2 करेक्शन बचते हैं वो बाद में हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के और करवा पाएंगे। नहीं, आपका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज हो रहा है। और यहाँ पे मल्टीपल आप अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे तो भी रिकॉर्ड तो रहेगा ही कि आपने 5 करेक्शन करवा लिया है। तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि और इसके परिमाण स्वरूप ऐसा न हो कि ऐसे चेंजेस से व्यक्ति के पहचान में कंप्लीट चेंज हो सकता है और इसके परिमाण स्वरूप धोखाधड़ी हो सकती है। यदि परिवर्तन 5 से अधिक पैरामीटर में है तो मामले की OIC द्वारा पूरी तरीके से जांच की जाएगी और प्रोफाइल में कारणों को विधिवत रिकॉर्ड करने के बाद ही ऐसे केसेस पे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि EPFO ने यहाँ पे पूरा मना नहीं किया है कि बिल्कुल आपका करेंगे ही नहीं, हो सकता है कि बाय द वे कुछ लोगों के साथ ऐसा हो, तो इसके लिए विधिवत जांच होगा, उसके बाद आपका सारा स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड मेंशन होगा, उसके बाद ही यहाँ पे आपका करेक्शन हो पाएगा। अब हम देख लेते हैं 6.13 मल्टीपल पैरामीटर में अलाउड चेंजेज की संख्या सख्ती से टेबल 6 के अनुसार होना चाहिए। हालांकि किसी भी अपवाद केस में केस की OIC द्वारा पूरी तरह से जांच की जाएगी और फाइनल में कारणों को विधिवत दर्ज करने के बाद ही ऐसे मामलों पे कार्रवाई की जाएगी। 6.14 बंद प्रतिष्ठान के मामले में अथॉरिटी को क्लेम को सत्यापित करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अथॉरिटी को करना पड़ेगा, यहाँ बता दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें और देखने को मिल रही है, जैसे कि अपडेटेड लिस्ट। अब अपडेटेड लिस्ट क्या है, अपडेटेड लिस्ट में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी का नाम है या फिर गजेटेड ऑफिसर से आप करा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से करा सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए इन लोगों को छूट है कि ये अगर आपके केस में कंपनी बंद हो चुकी है तो ये सिग्नेचर वगैरह करके अटेस्टेड करवा सकते हैं। आप अपने बैंक, देखिए आपका जहां भी खाता चलता हो उस बैंक के मैनेजर से साइन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा,
कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी जो 2 साल 3 साल पहले जो कंपनी चल रही थी बंद हो चुकी है, वो पता नहीं पैसा कैश में आपको दे रही थी, या फिर जिस बैंक में दे रही थी वो बैंक ही बंद हो चुका है, या फिर चालू ही नहीं है, आपका खाता ही नहीं है अब। तो ऐसा नहीं है कि उस मैनेजर से आपको साइन करवाना है, आपका जहाँ भी सुचारू रूप से खाता चल रहा है उस बैंक मैनेजर से आप साइन करवा सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, मुखिया से भी आप करवा सकते हैं। देखिए मुखिया भी यहाँ पे दिया हुआ है, पंचायत हेड, और भी यहाँ पे तहसीलदार से भी आप करवा सकते हैं। 6.15 इसमें आपको मिसलेनियस के बारे में बात की गई है, टोटल 6 पॉइंट्स को लेकर के। इन 6 पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जो पहला पॉइंट है इसमें बताया जा रहा है कि एक बार जब चेंज अप्रूव हो जाते हैं तो UIDAI आधार डेटाबेस के साथ EPFO IT इंटरफेस द्वारा प्राप्त सदस्य की फोटो को उनके मेंबर पोर्टल पे मेंबर प्रोफाइल में और टेबल 3 और 4 के तहत मेंशन्ड विभिन्न अथॉरिटी के IT इंटरफेस पर भी विजिबल बनाया जाएगा। उसकी UN प्रोफाइल देखते समय इस डॉक्यूमेंट का, जी हाँ फ्रेंड्स, हालांकि अभी तक ऐसा होता है कि आप अपने मेंबर प्रोफाइल पे जाकर के खुद से अपना फोटो अपडेट करते हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ये चेंजेस होने के बाद कोई करेक्शन करते हो तो आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है ना, वही फोटो आपके मेंबर पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। आपको कोई भी दोबारा से कोई नया प्रोफाइल फोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हो सकता है कि वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन हो कि आपको पसंद ना आए आपका आधार कार्ड का जो फोटो प्रोफाइल फ़ोटो बढ़िया वाला रखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप रख पाएंगे, लेकिन ये सारा कुछ अपडेट के बाद ही पता चलेगा और नए वाली वीडियो में हम जानेंगे जब भी ये अपडेट आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, करेक्शन की कुल संख्या और पास्ट में किए गए करेक्शन का डिटेल्स मेंबर KYC डिटेल्स में दिखाई देगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन को प्रोसेस और अप्रूव्ड करते समय यह प्रत्येक लॉगिन में भी उपलब्ध होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी एक बदलाव किया जाएगा। जहाँ पे आप KYC करते हो ना तो आपको देखने को मिलता है क्या क्या KYC का डिटेल है, वहाँ पे इनके बारे में भी वहाँ पे सारा कुछ शो करने वाला है। पॉइंट नंबर 3, सिस्टम द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि एम्प्लॉयर के पास एक एक्टिव ई-साइन होना चाहिए और वह EPF और MP एक्ट अधिनियम 1952 की धारा 2E के तहत परिभाषित व्यक्ति भी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, प्रोसेस के हर स्टेज में सभी SMS और ईमेल उस मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएंगे जो UIDAI आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि मैंने अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया है तो अभी मुझे कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। बार बार भैया अपने नौकरी छोड़ करके, जो कंपनी छुट्टी नहीं देती है फिर भी वो नौकरी छोड़ करके वो जा करके PF ऑफिस पे पता करते हैं कि भैया क्या स्टेटस है इसका। तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे होगा पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी इस अपडेट के बाद। पॉइंट नंबर 5, ज्वाइंट डिक्लेरेशन में प्रत्येक परिवर्तन को आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ अभिलेखागार में सुरक्षित रूप से रखा जाएगा। जब भी करेक्शन अपडेशन की बात आती है तो DA को उस विशेष केस के पिछले परिवर्तनों का डिटेल अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में आपको देखने को मिल रहा है कि सूचना सेवा विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्रीय कार्यालयों में हर स्टेज पर OTP बेस्ड लॉगिन इनेबल है। पैराग्राफ नंबर 6.16 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है IT इंटरफेस प्रोसेस फ्लो इस कार्य क्षमता के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्लो एनेक्जर 3 के रूप में अटैच्ड है। यहाँ पे आपको देखने को मिला इस तरीके से हमारा स्पेसिफिक प्रोसीजर का जो लास्ट पैराग्राफ है वो हमने देख लिया है। अब उसके बाद से हम जानेंगे फॉर्म्स एंड टेम्पलेट्स के बारे में। अब यहाँ पे फॉर्म एंड टेम्पलेट्स पे एक पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो डिटेल्स है 7.1 पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि 11 पैरामीटर्स के बदलने के लिए परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए IT इंटरफेस डेवलप होने के बाद सभी फॉर्म्स को अंतिम रूप दिया जाएगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए मौजूदा फॉर्म की प्रति एनेक्जर 2 के रूप में अटैच्ड है। अब देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी चेंज होने वाला है, जो कि इस वीडियो में ही हम देखने वाले हैं। आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है टेम्पलेट्स नया वाला और पुराना क्या था वो भी हम देखेंगे। अब देखिए उससे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 8 नंबर में आपको
टाइमलाइंस फॉर कंप्लीटिंग द जॉइंट डिक्लेरेशन दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो भी जॉइंट डिक्लेरेशन फोरम है उसका जो टाइम लाइन है वो कितने टाइम का है। अभी यहाँ पे माइनर रिक्वेस्ट और मेजर रिक्वेस्ट दोनों के लिए अलग अलग है, ये रिक्वेस्ट पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि माइनर का जो टाइम लाइन यहाँ देखने को मिल रहा है, माइनर के लिए आपको बताया जा रहा है कि डीलिंग असिस्टेंट के एफओ इंटरफेस लॉगिन तक रिसीप्ट की तारीख से 7 दिनों का टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा है, मैं आपको बता दूं क्या पेचीदा है। अब मान लीजिए कि इसके लिए जैसे कि हमने शुरू में ही देखा है कि आप अपने एम्प्लॉय पोर्टल से सबसे पहले तो आप अटैच करोगे डॉक्यूमेंट। अब ये आपके कंपनी के पास जाता है और कंपनी अप्रूव करेगी तो ही यहाँ तक पहुँचता है डीए तक। और इससे पहले अगर मान लीजिए कि आपने आज अप्लाई किया है, आज से 1 हफ्ते बाद आपका एम्प्लॉयर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता है तो भैया 1 हफ्ते और लग जाएंगे, तो आपका इस तरीके से 15 दिन तक का टाइम लग जाएगा। हालांकि इस टाइम को आप बचा सकते हो, आपने अभी अभी अटैच किया है, सारा कुछ कंप्लीट किया है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके ये सारा कुछ वेरिफिकेशन करवा लेना है और आगे इसे फॉरवर्ड करवा देना है, जिससे कि 1-2 दिन में ही आपका जो भी ये रिक्वेस्ट है वो डीए को मिल जाए। उसके ठीक 7 दिनों के अंदर या फिर उसके आसपास जो डीए के द्वारा फाइनल हो जाएगी आपका जो एक्सेप्ट हो रहा है रिक्वेस्ट या नहीं हो रहा है। उसके बाद से मेजर रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है कि डीलिंग असिस्टेंट के एफओ इंटरफेस लॉगिन तक रिसिप्ट की तारीख से 15 दिन तक का टाइम लग सकता है। सेम केस यहाँ भी है कि आपका एम्प्लॉयर जल्दी से जल्दी अप्रूव्ड कर दे कि ये डीए तक आपका जो रिक्वेस्ट है वो पहुँच जाए, उसके बाद आप 15 दिन गिन सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयर ही 10-15 दिन लगा देगा तो आप महीना दिन तो आराम से इसको गिन सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका एम्प्लॉयर 15 दिन बाद करता है तो 1 दिन में ही आपका डीए कर दे, ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ लिखा हुआ है डीए के पास जाने पे 15 दिन का आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे एक एडिशनल और 3 दिन देखने को मिल रहे हैं। अगर ईओ के पास आपका रेफर होता है, जाता है, तो आपको पर रेफर 3 डेज आपको कम से कम लगेंगे। अब ईच रेफर का मतलब ये माइनर के लिए भी सेम होगा और मेजर के लिए भी सेम होगा। यहाँ पे 3 दिन आपको और जोड़ लेना है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं। नोट्स में आप देख सकते हैं कि यदि ज्वाइंट डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर के पास वापस आ जाता है तो रिक्वेस्ट का समय संबंधित अधिकारी के लॉगिन में वापस प्राप्त होते शुरू से हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आज आपके एम्प्लॉयर ने डीए के पास भेज दिया, उस डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का कोई कमी है, तो अब डीए ने वापस भेज दिया एम्प्लॉयर को तो अगले दिन ही भेज दिया, तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर सब कुछ करेक्ट करके देगा तो एम्प्लॉयर जोड़ेगा कि पहला हमने शुरुआत किया था 10 दिन पहले तो अब 10 दिन हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, आपका फिर से टाइम चालू हो जाएगा। जब दोबारा से एम्प्लॉयर भेजेगा, फॉरवर्ड करेगा, तो फिर से शुरुआत से टाइम काउंट होगा दोनों ही केसेस में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के बारे में। इसके लिए भी आपको देखने को मिल रहा है टोटल 9.1 से लेकर के 9.7 यानी कि कम से कम 7 पैराग्राफ आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके माध्यम से आप समझ पाओगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 9.1 है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय लेवल पर RPFC 1 समय सीमा की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा वह डेटा के आधार पर चेंजेज का ऑडिट करेगा और उन प्रतिष्ठानों को क्लासिफाई करेगा जिनकी बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं। इन प्रतिष्ठानों में जागरूकता हेतु कैंप चलाया जाए और यदि यह डेटा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है तो यह अधिकारियों को अपने कार्यालयों में किए गए संशोधन का इंटरनल ऑडिट करने में सक्षम बनाता है। यह SOP MIS लॉगिन से एक्सेल फॉर्मेट में इस डेटा के लिए प्रावधान करता है। यह ऑडिट प्रतिष्ठानों के पैटर्न को सामने लाता है जिसका उपयोग भार और गंभीरता विश्लेषण के आधार पर अधिकारियों को सौंपने में महत्वपूर्ण निर्णय के लिए किया जा सकता है। 9.2 IT इंटरफेस के सभी लेवल पर एक डिटेल्ड MIS
एलियस डेवलप किया जाएगा। सदस्य लॉगिन में डैशबोर्ड सदस्य को उसके लॉगिन से उठाए गए कुल रिक्वेस्ट के बारे में सूचित करता है। एम्प्लॉयर के पास ऐसे सभी रिक्वेस्ट की सूची भी होगी जो उसके लॉगिन से फील्ड कार्यालय भेजे गए हैं। 9.3 एम्प्लॉयर के पास उन सभी रिक्वेस्ट का एक डैशबोर्ड भी होगा जो उसके लॉगिन में 7 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग है। ऐसे एम्प्लॉयर को पेंडिंग रिक्वेस्ट के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करने के लिए एसएमएस भी भेजा जाएगा ताकि एम्प्लॉयर अपने लॉगिन में पेंडिंग रिक्वेस्ट को क्लियर कर सके। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट ईपीएफओ करने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि काफ़ी लोगों के डाउट होते हैं कि अभी के समय में सिचुएशन में बात करूं कि यदि कोई केवाईसी आप करते हो तो आपके एम्प्लॉयर के पास काफ़ी दिनों तक पेंडिंग रहता है। अब ऐसे में अगर इस तरीके का कोई भी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास 7 दिन या उससे ज़्यादा से पेंडिंग है तो एम्प्लॉयर को सूचित भी किया जाएगा एसएमएस के माध्यम से। हालांकि बिल्कुल फोर्स नहीं दिया जाएगा कि बिल्कुल कर ही दो, वो तो उसके टाइम के हिसाब से जब उसको फुर्सत मिलेगी तो वो कर ही देगा, लेकिन उसको यहाँ पे एसएमएस के माध्यम से ईपीएफओ के द्वारा याद जरूर दिलाया जाएगा। 9.4 आरपीएफसी 1 के एफओ इंटरफेस लॉगिन में आरओ द्वारा प्रोसेस्ड सभी अनुरोध उन्हें विभिन्न पैरामीटर्स पर फिल्टर करने के ऑप्शंस के साथ दिखाई देंगे। इस रिपोर्ट का उपयोग आरपीएफसी 1 द्वारा आरओ में किए गए चेंजेज के लिए पूरे कार्यालय का ऑडिट करने के लिए किया जाएगा। आरपीएफसी 1 की आवधिक समीक्षा रिपोर्ट एफओ इंटरफेस पर अपलोड की जाएगी। यह रिपोर्ट भविष्य की रिव्यू ऑडिट के लिए एफओ इंटरफेस के संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट का उपयोग फील्ड कार्यालयों में भी इनपुट के आधार पर एफओ इंटरफेस में प्रणालीगत सुधार करने के लिए किया जाएगा। 9.5 इसके अलावा फील्ड कार्यालय लेवल पर सभी एफओ इंटरफेस लॉगिन के लिए एक प्रस्तावित एमआईएस डैशबोर्ड है जो सदस्य मेंबर मॉडिफिकेशन में शामिल है। एफओ इंटरफेस पर ऐसे डैशबोर्ड का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक विभिन्न पैरामीटर नीचे मेंशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल आपको देखने को मिल रही है। इस पीडीएफ फाइल में एक से लेकर के देखिए काफी सारा यहाँ पे मेंशन है। मेंबर आईडी, मेंबर आईपी, टाइम स्टैम्प, ओल्ड डेटा, न्यू डेटा, एस्टेब्लिशमेंट आईपी, टाइम स्टैम्प। ये एक शेड्यूल के हिसाब से, एक स्टेज के हिसाब से देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिया हुआ है। सभी इस पे वर्क करेगा ईपीएफओ और ये सब डेटा रिकॉर्ड होगा। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे की साइड आ जाओ तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 9.6। जी हाँ फ्रेंड्स, 9.6 में क्या ईपीएफओ के द्वारा बताया गया है ये हम जान लेते हैं। फिर देखिए 9.6 में ईपीएफओ के द्वारा बताया गया है कि जोनल ऑफिस लेवल पर पूरे जोन के रिपोर्ट जोनल एसीसी के एफओ इंटरफेस लॉगिन में उपलब्ध होगी। इस रिपोर्ट का उपयोग क्षेत्र में किए गए परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। इस रिपोर्ट का उपयोग जोन के अंतर्गत आरओ की समय सीमा पर रिव्यू करने के लिए भी किया जाएगा। ऐसे रिव्यू की डिटेल्ड रिपोर्ट जोनल एसीसी के एफओ इंटरफेस लॉगिन में अपलोड की जाएगी। यह एफओ इंटरफेस पर अपलोड की गई जोन की रिपोर्ट के आधार पर हेड ऑफिस के लिए एक रिव्यूइंग मैकेनिज्म तैयार करेगा। यह रिपोर्ट एफओ इंटरफेस में और सुधार लाने के लिए इनपुट के रूप में भी काम करेगी। ऐसी सभी रिपोर्ट्स को फ्यूचर रेफरेंस और एनालिसिस के लिए संरक्षित रखा जाएगा। 9.7 इस प्रकार हेड ऑफिस के फाइनेंस डिवीजन और समवर्ती ऑडिट सेल के पास एफओ इंटरफेस में एक लॉगिन होगा जिसमें क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए परिवर्तनों से संबंधित ऑल इंडिया डेटा, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑल इंडिया का डेटा इसमें अवेलेबल रहेगा। जोन और फील्ड कार्यालयों की रिव्यू रिपोर्ट के साथ दिखाई देगा। हेड ऑफिस स्तर
स्तर पर ऑडिट उद्देश्यों के लिए पूरे देश के लिए एक रिपोर्ट उपलब्ध होगी। यह मल्टी लेवल ऑडिट इंटायर मॉडिफिकेशन प्रोसेस को नियंत्रण में रखेगी और किसी भी प्रयास की गई हेराफेरी की जांच के लिए उपयोगी डेटा भी प्रदान करेगी। और इस तरीके से जो इनका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है हमने समझा है टोटल 7 स्टेप में। अब उसके बाद से हम देख लेते हैं कि भैया यहाँ पे EPFO के द्वारा कुछ रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। देखिए इनके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल रेफरेंस दिया गया है, जो कि यहाँ पे इंटरनल रेफरेंसेस के लिए काफ़ी सारे समय समय पे जो सर्कुलर्स जारी होते हैं, गाइडलाइंस जारी होती हैं, उनका यहाँ पे लिया गया है। हालांकि यहाँ पे केवल और केवल सर्कुलर नंबर और उसका डेट ही देखने को मिल रहा है, ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन आने वाले वीडियोज़ में इनके डिटेल्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये जो भी रेफरेंस EPFO ने लिया है, इस सर्कुलर में स्पेशल क्या बताया गया था, क्या गाइडलाइंस दी गई थी। हालांकि अभी के समय में आप इनका सभी का रेफरेंस नंबर डेट के साथ आप देख सकते हैं। इतने सारे जो रेफरेंस EPFO ने लिए हैं, उसके बाद से कुछ एक्सटर्नल रेफरेंस भी EPFO ने लिया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए एक्सटर्नल जो रेफरेंस EPFO ने लिया है, UIDAI से लिया है, RBI से लिया है, ESIC से लिया है, SBI से लिया है और पेन से लिया है। बाकी इसके अलावा F और G भी आपको देखने को मिल रहा है, पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी से भी लिया गया है और यहाँ पे MCG से भी लिया गया है। अब उसके बाद से यहाँ पे चेंज हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यह इस सब्जेक्ट का पहली SOP है। तो अब SOP पे हम आ चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो कि टेबल A देखने को मिल रहा है। टेबल A में नेम और जेंडर के लिए यहाँ पे SOP आपको देखने को मिल रहा है। एक साथ 1 नंबर और 2 नंबर देखने को मिल रहा है। इसमें बताया गया है बताए गए पैरामीटर्स को करेक्ट या फिर अपडेट करने के लिए एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट की लिस्ट सुविधा के लिए पैरामीटर की सीरियल नंबर का उपयोग उसी प्रकार से किया गया है जैसा कि उपरोक्त सर्कुलर में किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी का सीरियल नंबर से यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं नेम और जेंडर करेक्शन के लिए। आधार मैंडेटरी है, इसके अलावा ये मैंडेटरी सभी नहीं है, लेकिन इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांगा जाए वो आप दे सकते हैं। देखिए एक एक करके आप पढ़ लीजिए। टोटल नेम और जेंडर के लिए 13 डॉक्यूमेंट्स नहीं, 13 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। 20 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें हर एक तरीके का करेक्शन आ जाएगा, एक एक करके आप इसमें चाहे तो अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें एक जो पॉइंट है वो बहुत ही क्रिटिकल है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपना पूरा नाम ही बदलना चाहते हैं। अगर आप पूरा नाम बदलना चाहते हैं, उस केस में EPFO क्या बता रहा है कि फुल नेम या फिर फर्स्ट नेम चेंज रिक्वेस्ट के लिए PF मेंबर को फोटोग्राफ के साथ पुराने नाम के किसी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ नए नाम की गेजेट नोटिफिकेशन जमा कराना होगा। तो यहाँ पे जो भी आप पुराना नाम बदल रहे हैं तो वो आपका ही हो। इसके लिए EPFO फोटो के साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहा है तो वो आपको देना पड़ेगा। अब उसके बाद से यहाँ पे टेबल बी में बात किया गया है डेट ऑफ बर्थ चेंज को लेकर के। टेबल बी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए जो टोटल डॉक्यूमेंट सजेस्ट किए गए हैं वो 10 डॉक्यूमेंट सजेस्ट किए गए हैं और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जरूर आपके पास होगा, वो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। अब इसमें जो 4 नंबर का पॉइंट है ये थोड़ा बड़ा है और ये समझने वाली पॉइंट है आपके लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे डिटेल्स में क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के अभाव में, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ का बिल्कुल प्रूफ का अभाव है, इनमें जितना भी डॉक्यूमेंट दिखाया गया इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे बताया गया है कि मेंबर की मेडिकल जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र और सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत प्रमाणित एफिडेविट लगाया जा सकता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा इस केस में। तो काफ़ी लोगों के क्वेरी होती है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। अब उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फादर नेम या फिर मदर नेम या फिर
आप रिलेशनशिप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी 2-3 डॉक्यूमेंट तो आपके पास जरूर होगा जो कि आप सबमिट कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टेबल डी में बात किया गया है मैरिटल स्टेटस के बारे में। मैरिटल स्टेटस जो कि पॉइंट नंबर 6 है, इसको आपको चेंज करने के लिए जो डॉक्यूमेंट सजेस्ट किया गया है वो 4 डॉक्यूमेंट सजेस्ट किए गए हैं। मैरिट सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो 3 नंबर पे देखने को मिल रहा है डिवोर्स के लिए बताया गया है, स्पेशली जिनका डिवोर्स है तो वो ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बाद में यहाँ पे पासपोर्ट भी दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टेबल नंबर ई देख लेते हैं। टेबल नंबर ई बेसिकली आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करने के लिए है। अब 7 नंबर जो ऑप्शन है देखने को मिल रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब इसके लिए 4 टाइप के डॉक्यूमेंट सजेस्ट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये चारों के चारों आपको देने हैं, इनमें से कोई भी होगा तो चलेगा। देखिए पहला है एम्प्लॉई रजिस्टर होगा तो चलेगा, यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर होगा तो चलेगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया अपॉइंटमेंट लेटर होगा तो चलेगा। अब उसके बाद से यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है ये क्रिटिकल है, मैं आपको बता देता हूँ। लेटर हेड, यहाँ पे एम्प्लॉयर के लेटर हेड की बात की जा रही है कि लेटर हेड पर स्पष्ट रूप से ज्वाइनिंग की तारीख बताई गई हो और संबंधित अवधि के दौरान कर्मचारी के ECR सपोर्टेड ऑथोराइज्ड हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये उनके लिए काफी कारगर है कि जिनके केस में भैया एम्प्लॉय का रजिस्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या फिर अटेंडेंस रजिस्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है, तो वो एम्प्लॉयर के लेटर हेड पेज पे लिखवा सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट वगैरह सारा कुछ मेंशन करवा सकते हैं और कंपनी से ही सिग्नेचर और साइन करवा करके और दे सकते हैं, उनका करेक्शन हो जाएगा, अपलोड कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे टेबल डी में देखने को मिल रहा है रीजन ऑफ लिविंग। रीजन ऑफ लिविंग के लिए भी सेम चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए 4 स्टेप दिए गए हैं, यानी कि 4 डॉक्यूमेंट, 4 टाइप के डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। अब रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं, या फिर लेटर हेड पर प्रतिष्ठान से लेटर जिसमें उक्त अवधि के दौरान कर्मचारी के ECR द्वारा सपोर्टेड छोड़ने के स्पष्ट कारण बताया गया हो वो आप दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे टर्मिनेशन अगर लेटर है, कुछ इशू किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे चौथा एक और पॉइंट दिया गया है एनी डॉक्यूमेंट एज एस्टेब्लिशमेंट। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कर्मचारी के एग्जिट का कारण करेक्ट करने के लिए प्रतिष्ठान द्वारा सूटेबल कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर एम्प्लॉयर या प्रतिष्ठान के ऑथराइज्ड हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हो वो आप सबमिट कर सकते हैं और आपका करेक्शन हो जाएगा। बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टेबल जी। अब टेबल जी में आपको देखने को मिल रहा है 9 नंबर डेट ऑफ लिविंग करेक्शन करने का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए अगर रेजिग्नेशन लेटर है तो वो आप दे सकते हैं, या फिर टर्मिनेशन लेटर है वो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और भी 3 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हैं, वेज स्लिप है, सैलरी स्लिप है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, फुल एंड फाइनल का कोई लेटर मिला है वो आप दे सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिला जो चौथा पॉइंट है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये गलत मेंशन है, यहाँ पे कुछ करेक्शन की आवश्यकता है। देखिए अभी 9 नंबर आप देख रहे हो डेट ऑफ लिविंग। डेट ऑफ लिविंग का आप सेक्शन देख रहे हो, इसके लिए आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हो वो देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या चौथे नंबर पे बता रहा है, ज्वाइनिंग के बारे में बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है EPFO के द्वारा कि लेटर हेड पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्पष्ट रूप से बताई गई हो और एम्प्लॉयर या ऑथराइज्ड हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया गया हो। तो हालांकि भैया अगर डेट ऑफ एग्जिट आपको लिविंग ठीक करना है तो यहाँ पे ज्वाइनिंग को मेंशन करने का जो ट्रिक है वो समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टाइपिंग एरर है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो कि आप लिखवाओगे वो डेट ऑफ लिविंग के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। तो चलिए ये तो हम बाद में देख लेंगे जब EPFO इस पे रिव्यू करेगा और यहाँ पे नया अपडेट करेगा। तो अभी के समय में यहाँ पे ज्वाइनिंग लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग लिखा होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेबल एच में नेशनलिटी के बारे में बात की गई है। तो अब नेशनलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नेशनलिटी को अगर आपको ठीक करना है तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट सजेस्ट किए गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट है। तो पहला तो कॉपी आप पासपोर्ट, यहाँ पे पासपोर्ट का कॉपी लगेगा। बाकी अगर नेशनलिटी काफ़ी ज़्यादा लोगों को, जो बाहर के लोग हैं उनको चेंज करना की आवश्यकता पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये बाहर के लोगों के लिए काम का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, क्योंकि इसमें हम सभी पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2 नंबर का पॉइंट्स है, 2 नंबर के पॉइंट्स में आपको बताया गया है
कि भारत सरकार द्वारा जारी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन POI कार्ड की कॉपी आपको लगानी है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको बता रहा है वैलिड लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों के लिए जारी किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट वैलिड या एक्सपायर्ड के साथ वैलिड लॉन्ग टर्म वीज़ा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और जो चौथा नंबर है यहाँ पे बताया गया है वैलिड वीज़ा एलोंग विथ फॉरिजन पासपोर्ट। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि विदेशी नागरिकों के मामले में विदेशी पासपोर्ट केवल वैलिड ही लगाना है के साथ वैलिड वीज़ा जारी किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो 5 नंबर का है तिब्बतियन के नाम से तिब्बती शरणार्थी कार्ड एक और ID कार्ड के साथ लगा करके अपनी नेशनलिटी को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेबल I के बारे में बात कर लेते हैं। टेबल I में जो 11 नंबर का पॉइंट है आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे केवल और केवल एक डॉक्यूमेंट बताया गया है। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड आधार कार्ड विथ लिंकेड एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए, तो ये आपको डॉक्यूमेंट देना है, इसकी ही ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नया नबेला जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसका इंतज़ार आपको काफ़ी देर से था, अब वो देखने को यहाँ पे मिल गया है। देखिए अब जॉइंट डिक्लेरेशन का जो रूप है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाने वाला है। इससे पहले जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म हम फिल करते थे कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे हम PF ऑफिस का नाम हम लिखते थे और सब्जेक्ट में लिखते थे अपना जो PF अकाउंट डिटेल्स है वो लिखते थे। बाद में यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते थे कि भैया हम मेरा नाम ये है, कंपनी का नाम ये है, UN नंबर ये है और हमको करेक्शन ये करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से पहले हुआ करता था और ये एक ही पेज का रहा करता था और यहाँ पे आपके जो भी एम्प्लॉयर है उसका साइन सिग्नेचर होता था, यहाँ पे आपका होता था। लेकिन अभी के समय में यहाँ पे SOP में जैसे कि बताया गया है, दिखाया गया है कि अब आपका जो नया जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हो। हालांकि इसके बारे में और डिटेल्स में वीडियो कवर करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से ये फॉर्म है वो अब होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि डिटेल्स पार्टिकुलर्स क्या क्या आप बदल सकते हो पहले से ही। अब उसके बाद से यहाँ पे इनकरेक्ट है तो आपको इनकरेक्ट लिख देना है और करेक्ट है वो यहाँ लिख देना है। देखिए मान लीजिए कि किसी लोगों का, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मेरा गलत आधार कार्ड नंबर ऐड हो गया है, किसी और का है, तो वो क्या करेंगे, जो गलत है इनकरेक्ट है वो यहाँ लिख देंगे और जो उनका करेक्ट वाला है वो यहाँ लिख देंगे। बाकी इसी तरीके से रिलेशनशिप में मान लीजिए कि आपका फादर नेम अपडेट है लेकिन वहाँ पे कुछ और ही है, मदर हो गया है, तो यहाँ पे आप करेक्ट में फादर करके करवा सकते हैं। या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ लिविंग आपका जो भी गलत है वो यहाँ लिखेंगे आप और यहाँ पे करेक्ट वाला लिखेंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे की साइड देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सेकेंड पेज पे आपको नेम ऑफ मेंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेंबर का नाम आ जाएगा, साइन भी आप कर सकते हैं एडिशनल, और एथोराइज्ड सिग्नेचर यानी कि आपके जो कंपनी है वो यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर लगाएगी। अब देखिए ये तो हो गया जिनकी कंपनी चालू है उनके लिए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जिनकी कंपनी बंद हो चुकी है उनके लिए भी बताया गया है कुछ इस तरीके से डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा। देखिए इन केस ऑफ क्लोज नॉन ट्रेसेबल इस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे आप जिससे भी भरवा रहे हो, जैसे कि गांव का मुखिया हो गया, MP से करवा रहे हो, या फिर आप किसी और अथॉरिटी से जो कि लीगल अथॉरिटीज़ है जो हमने अभी अभी जाना था पिछले टेबल्स में, तो उनसे आप करवा सकते हो। तो वो अपने बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्स भरेंगे और यहाँ पे साइन सिग्नेचर करेंगे, सील लगाएंगे, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि बैक साइड पेज पे आपको देखने को मिलेगा कि डिफाइन आपको करना है कि मेजर है या फिर माइनस चेंज है। बाकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी अटैच कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे लिख देना है, और इसके साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे उस डॉक्यूमेंट्स पे भी आपको अपना जो भी अथॉरिटी है उनसे साइन सिग्नेचर सब कुछ करवा लेना है पहले से ही, और वो ही अपलोड करना है आगे से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं स्टेप्स पे। अब आपका ये जो वीडियो है वो बिल्कुल एंडिंग की तरफ चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे फाइनली स्टेप्स के बारे में बता दिया गया है EPFO के द्वारा। जो पहला स्टेप है, यहाँ पे मेंबर लॉगिन करेगा अपने यूनिफाइड पोर्टल पे, जैसे कि आप इसी तरीके से लॉगिन करते हो। देखिए ये मेंबर पोर्टल है, यहाँ पे आप अपना UN नंबर और पासवर्ड एंटर करते हो और साइन इन कर लेते हो कैप्चा एंटर करने के बाद।
उसके बाद कुछ इस तरीके से ओपन होता है यहाँ पे। उसके बाद से आपको मैनेज पे जाना होता है और मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स पे आपको जाना है। देखिए स्टेप 2 में यहाँ पे आपको देखने को मिला, देखिए यहाँ मैनेज का ऑप्शन होता है और यहाँ पे ये आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे चले जाना होता है। अब उसके बाद से यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे स्टेप 3 में बताया गया है कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो स्टेप 3 है इसमें बताया गया है कि जो प्रॉब्लम मिली है ईपीएफओ को, प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों ही यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेप 3 के बारे में बात कर लेते हैं। कृपया आधार के अनुसार 11 पैरामीटर में से किसी के लिए करेक्शन डिटेल प्रोवाइड करें। यूआईडीआई डेटाबेस में मौजूद पैरामीटर के लिए आधार डेटा से सिस्टम यूआईडीआई के साथ इंटर डिटेल को वेरीफाई करेगा। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या है, अभी के समय में क्या समस्या है वो ईपीएफओ के द्वारा बताया गया है। प्रॉब्लम क्या है? समस्या ये है कि वर्तमान में निम्नलिखित विसंगति पाई गई है। यहाँ पे जो पहला नंबर की विसंगति पाई गई है कि वर्तमान में स्क्रीन पे केवल 4 फील्ड्स चेंज करने का ही सिस्टम अवेलेबल है। और जो दूसरा पॉइंट बताया गया है कि यहाँ पे लिमिटेड अपलोड के ऑप्शंस हैं। और उसके बाद से जो तीसरा नोटिस किया गया है ईपीएफओ के द्वारा कि प्रत्येक पैरामीटर के लिए एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स की कोई भी लिस्ट उपलब्ध नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल और केवल आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखने को मिलती है और उसके डेट ऑफ बर्थ अगर 3 साल से ज़्यादा का डिफरेंट है तो ही आप कोई यहाँ पे अपलोड कर पाते हो डॉक्यूमेंट और करेक्शन करवा पाते हो, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन यहाँ पे ईपीएफओ ने सोल्यूशन भी बता दिया है और ये जल्द से जल्द इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। देखिए सोल्यूशन में ईपीएफओ द्वारा बताया जा रहा है कि इस स्क्रीन में एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट की लिस्ट के साथ प्रत्येक फील्ड के साथ नीचे दिए गए फील्ड को अपलोड ऑप्शंस के साथ जोड़ा जा सकता है। ईपीएफओ आरओएसआरओ द्वारा मांगे गए क्लियरिफिकेशन को स्थिति सहित प्रोवाइड करने का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड आपको हो जाएगा। तो जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे ईपीएफओ के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, ये इस लिस्ट को हमने कई बार यहाँ पे देखा है, लेकिन इनको करेक्शन करवाएंगे तो इनके लिए भी लिस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये जो भी नए ऐड किए जा रहे हैं ईपीएफओ के द्वारा, तो अब इनके लिए भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंटरफेस देखने को मिला। देखिए यहाँ पे ही आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा ये सारे के लिए, तो आप आगे कर पाओगे सारा कुछ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अगला स्टेप नंबर 4। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो भी आप प्रोसेस करेंगे उसके बाद से प्रीवियस स्क्रीन पे अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करने पर आगे की मंजूरी के लिए एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट सबमिट किया जाएगा। एम्प्लॉयर द्वारा सबमिट करने से पहले कर्मचारी डिलीट रिक्वेस्ट दबा करके रिक्वेस्ट को वापस ले सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया इस रिक्वेस्ट में कोई दिक्कत है या गलत फाइल अपलोड हो गया, आप दोबारा से करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन, एक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। डिलीट करने के बाद आप दोबारा से प्रोसेस कर पाओगे। इसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 5 यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए स्टेप नंबर 5 में बताया गया है कि एम्प्लॉयर यूनिफाइड पोर्टल के एम्प्लॉयर इंटरफेस में लॉगिन करेगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट में कुछ प्रॉब्लम बताया गया है कि एम्प्लॉयर पोर्टल पे क्या क्या प्रॉब्लम है प्रेजेंट में, और उसका सल्यूशन भी यहाँ पे बताया गया है। देखिए प्रेजेंट में वर्तमान समस्या ये है कि एम्प्लॉयर स्क्रीन में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में ईपीएफओ ने बताया है समाधान कि मॉडिफाइड ऑप्शंस के सामने स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे जा सकता की बात हुई है, यानी कि अभी भी ये इम्प्रूवमेंट में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है वो हम अपडेट आने के बाद ही देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एम्प्लॉयर का इंटरफेस है, आप देख सकते हैं। इस पोर्टल से ही एम्प्लॉयर अपने पोर्टल पे लॉगिन हो पाता है। अब देखिए यहाँ पे 6 स्टेप पे हम आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे 6 स्टेप में बताया गया है कि जो एम्प्लॉयर है, देखिए एम्प्लॉयर मेंबर डिटेल्स चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक करके कर्मचारी द्वारा सबमिट चेंज रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो 7 स्टेप के बारे में बताया गया है, देखिए यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं एम्प्लॉयर। और बाद में यहाँ पे 7 स्टेप में जो बताया गया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है ईपीएफओ के द्वारा कि एम्प्लॉयर कर्मचारियों से प्राप्त ऑनलाइन रिक्वेस्ट को देख सकता है और प्रॉपर रिमार्क देकर उचित कार्रवाई कर सकता है।
अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ से उचित कार्रवाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस इंटरफेस में। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे की साइड आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेप नंबर 8। अब स्टेप नंबर 8 में बताया जा रहा है कि रिक्वेस्ट के अप्रूवल के बाद एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट का लेटेस्ट स्टेटस देख सकता है। जो लेटेस्ट स्टेटस है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर को देखने को मिल जाएगा कि क्या अभी तक प्रोसेस हुआ है। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टेप नंबर 9 में बताया गया है कि एम्प्लॉयर द्वारा रिक्वेस्ट के अप्रूवल के बाद रिक्वेस्ट यूनिफाइड पोर्टल के फील्ड ऑफिस इंटरफेस में संबंधित ईपीएफओ ऑफिस के डीलिंग असिस्टेंट डीए के लॉगिन में एक कार्य के रूप में दिखेगा कि अब उसके बाद उनको डीए का काम हो जाता है कि उनको वेरीफाई करना है और आगे का प्रोसेस करना है, जैसा कि हमने पूरा फ्लो चार्ट ही देखा था हमने। तो देखिए कुछ इस तरीके से डीए अपने इंटरफेस पे लॉगिन करेंगे और उसके बाद से पूरा काम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर के स्टेप में बताया गया है डीलिंग असिस्टेंट के बारे में। देखिए डीलिंग असिस्टेंट लॉगिन कर सकता है और मेंबर डिटेल्स चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक करके ऑनलाइन चेंज रिक्वेस्ट देख सकता है। देखिए कुछ इस तरीके से डीलिंग असिस्टेंट को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंटरफेस दिखाने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ पे 11 नंबर यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है कि करेंट में क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि उचित वेरिफिकेशन के बाद डीलिंग असिस्टेंट अपने सिफारिश अनुभाग पर्यवेक्षण को सबमिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसके साथ डीए के साथ, डीए स्क्रीन पर इस्टेब्लिशमेंट साइट से डॉक्यूमेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो 2 नंबर का प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया गया है कि अप्रूविंग अथॉरिटी द्वारा ईओ को भेजे गए केस में ईओ रिपोर्ट अपलोड करने की कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। अभी यहाँ पे और देखने को मिल रहा है आपको जो 3 नंबर है, 3 नंबर में बताया गया है कि पिछले सभी केस को देखने के लिए डीए वाला कोई डैशबोर्ड ही नहीं है। अब उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, चौथा प्रॉब्लम है वो एओ लॉगिन नॉट अवेलेबल, एओ लॉगिन अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन अभी ईपीएफओ ने सॉल्यूशन भी बताया है और जल्दी होने वाला है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 में ईपीएफओ ने बताया है कि प्रतिष्ठानों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और जो 2 नंबर का सॉल्यूशन है वो बताया गया है कि ईओ रिपोर्ट अपलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल कराया जाएगा। जो 3 नंबर का सॉल्यूशन है वो ये बताया गया है कि पिछले सभी केसेस के लिए डीए लॉगिन में डैशबोर्ड अवेलेबल कराया जाएगा। और चौथा यहाँ पे बताया गया है सॉल्यूशन कि एफओ इंटरफेस में एओ लॉगिन बनाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेल्स में पूरा बताया गया है ईपीएफओ के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ और भी जानकारी दी गई है। डीलिंग असिस्टेंट यानी कि जो डीए है उचित मामले को अप्रूव्ड रिटर्न या रिजेक्शन के लिए रख सकता है, यानी कि उचित रिमार्क के साथ अप्रूवल, रिटर्न या रिजेक्शन के लिए उसी तरह सेक्शन सुपरवाइजर एपीएफसी आरपीएफसी को अपनी सिफारिशें सबमिट कर सकता है। अब यहाँ पे फाइनली देखने को मिल रहा है कि जो 12वां स्टेप है वो आ चुका है और 12वां स्टेप के बाद आपका लगभग सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे। अब यहीं पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा फाइनल क्या होने वाला है। देखिए स्टेप नंबर 12। अब स्टेप नंबर 12 में बताया गया कि फाइनली एपीएफसी आरपीएफसी केस को अप्रूव्ड, रिजेक्ट या रिटर्न कर सकता है। लेकिन यहाँ भी कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान करना बाकी है। समस्याएं क्या है, प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है वो बताया गया है। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स वर्तमान समस्याएं। प्रॉब्लम नंबर 1, कर्मचारी को रिवर्ट बैक करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और प्रॉब्लम नंबर 2, वेरिफिकेशन के लिए ईओ को रेफर करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रोसेस्ड सभी रिक्वेस्ट का कोई डैशबोर्ड नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 4, एफओ इंटरफेस में ईओ लॉगिन नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 5, ईओ अपनी रिपोर्ट एफओ इंटरफेस पे अपलोड नहीं कर सकता है और इसे सक्षम अथॉरिटी को आगे भेजने के लिए डीए को फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्यूशन भी ईपीएफओ ने बताया है। देखिए
यहाँ पे टोटल 6 सोल्यूशन है, इसके माध्यम से पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन नंबर 1, कर्मचारी को रिवर्ट बैक करने का ऑप्शन जोड़ा जाएगा। सोल्यूशन नंबर 2, इससे ईओ को रेफर करने का ऑप्शन जोड़ा जाएगा, इससे ईओ से रिक्वेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे सोल्यूशन नंबर 3 आपको देखने को मिल रहा है कि सभी प्रोसेस्ड रिक्वेस्ट के लिए MIS टेक्स्ट बोर्ड सभी लॉगिन DA, SA, AO, EO, APFC, RPFC सेकेंड, RPFC फर्स्ट में दिखाया जाएगा। अब सोल्यूशन नंबर 4 यहाँ बताया जा रहा है कि FO इंटरफेस में DA की तरह ही EO लॉगिन करना होगा। सोल्यूशन नंबर 5 यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि EO रिपोर्ट को DA लॉगिन और फिर सक्षम अथॉरिटी को भेजा जाएगा। और यहाँ पे लास्ट जो छठा नंबर सोल्यूशन है वो बताया गया है कि रिवर्ट बैक या रिजेक्ट किए गए केस के लिए कर्मचारी की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए उसके लॉगिन पर भी एक संदेश भेजा जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भले ही सारा कुछ चेंज आपका वो बहुत ही हायर अथॉरिटी के पास हो रहा है, लेकिन जो भी कुछ चेंजेज होगा आपके रिक्वेस्ट के साथ आपको भी सारा संदेश जाएगा, आपको भी समय समय पे पता चलेगा कि आपके रिक्वेस्ट के साथ क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दी एंड हो चुका है इस SOP का। हालांकि इस SOP को हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में समझा है। अगर आपने इस SOP को पूरी तरीके से समझ लिया है, पूरा जान लिया है, तो भैया अब आपको पूरा प्रोसेस ही कंप्लीट हो गया है कि क्या क्या EPFO चेंज करने वाला है और क्यों चेंज करने वाला है और उससे आपको क्या बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। फिर भी यदि आपने किसी पॉइंट को स्किप करके देखा है तो भैया इस वीडियो को पूरा देख लो। भले ही लंबा है लेकिन आपका काफ़ी सारा रिसर्च ये वाला वीडियो बचाने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी जानकारी है इसके बारे में सभी जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से दे दी गई है। वीडियो मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, लेकिन मजबूरी थी, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वो ज़रूर डिटेल्स में क्लियर करने थे और मैं चाहता था कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी से छोटी बने, लेकिन फिर भी ये इतनी लेंथी हो चुकी है। अगर मैं चाहता तो इसे काफ़ी सारे पॉइंट्स को बिल्कुल काट छाट के बहुत ही छोटी वीडियो बना लेता, लेकिन काट छाट के पॉइंट बनाने में डिटेल्स इन डेप्थ जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो भैया सबसे पहले तो आप इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। और आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और ये भी बताओ कि किन किन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है और पूरा समझा है, और पूरा वीडियो देखने के बाद भी कुछ डाउट है तो ज़रूर नीचे बताओ। मैं कमेंट के माध्यम से आपका सोल्यूशन जरूर दूंगा, और मुझे लगता है कि कोई नया वीडियो बना करके बताना चाहिए तो नया वीडियो बना करके बता दूंगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।